थर्ड टॉपिक जो इंटरनेशनल लॉ का हमारे पास है वो है स्टेट इन जनरल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, चूँकि हमारे पास इंटरनेशनल लॉ का जो फोकस है ना, यानी जो उसका मेन सब्जेक्ट है वो स्टेट है। जब डोमेस्टिक लॉ जो है ना वो इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होता है, तो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ और स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन बेसिक उसका जो पर्पज़ है ना, या बेसिक उसका जो सब्जेक्ट है वो स्टेट ही है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टेट जो है ना उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनालिटी एंड स्टेटहुड इन इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो लफ्ज़ स्टेट है उसका मतलब क्या है, स्टेटहुड का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम स्टेट को डिफ़ाइन करें तो स्टेट को ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है कि एक पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके पास एक डिफाइंड टेरिटरी हो, एक परमानेंट पॉपुलेशन हो, एक गवर्नमेंट हो, और एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। उसके बाद दूसरे स्टेट्स के पास के साथ एक रिलेशंस में जो है ना वो एंटर होने की, वो खा पॉजिटिव रिलेशंस हो या नेगेटिव हो, उसके पास एक कैपेसिटी मौजूद हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीगल पर्सनालिटी की, स्टेट की लीगल। तो स्टेट जो है इसमें इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी ये पोजेस करती है। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है वी हैव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। उसके पास जो है इंटरनेशनल लॉ के अंडर कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस मौजूद हैं। ठीक है, और ये जो है लीगल एक्शंस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लीगल एक्शंस में इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर स्टेटहुड के लिए क्राइटेरिया क्या है? परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो कि एक परमानेंट डिफाइंड टेरिटरी में रहे। ठीक है, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। स्टेट जो, अब जब हम टेरिटरी की बात करते हैं ना, तो ये क्लियर जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें लैंड, वाटर, एयर तीनों आती हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक स्टेट जो है उसके पास एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि इसकी टेरिटरी और पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल को एक्सरसाइज करे। ठीक है, कैपेसिटी टू इंटरनेशनल रिलेशंस विद अदर स्टेट्स होना चाहिए। इस स्टेट जो है उसको फॉरेन रिलेशन में एंगेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें सब इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला तो स्टेट है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ जो है ना ये प्राइमरीली जो है ना राइट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टेट्स के ऊपर ही है। दूसरे हमारे पास है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जो है ना वो ये इनकी इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है ना इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी लिमिटेड होती है लेकिन मौजूद होती है। ठीक है, फिर इसमें इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ह्यूमन इंटरनेशनल लॉ के अंदर ना कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन राइट्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इंडिविजुअल्स को एज अ सब्जेक्ट देखा जाता है, ना कि स्टेट्स को। ठीक है, फिर इसमें कुछ इसके सब्जेक्ट्स में कुछ जो है ना इसके सब्जेक्ट्स में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जस्ट लाइक एनजीओज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, यानी ऐसे एंटिटीज़ जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा हैं और स्टेट्स के भी अलावा है, लेकिन वो इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस को, इंटरनेशनल जो हमारे पास सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट जो रिकॉग्निशन जो है एक पॉलिटिकल एक्ट है। ठीक है, जिसमें जो है ना स्टेट को एक्नॉलेज किया जाता है। एक स्टेट जो है ना वो दूसरी स्टेट की एग्जिस्टेंस और गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करती है। ये जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंगेज होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो टाइप ऑफ रिकॉग्निशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ रिकॉग्निशन क्या है जब एक स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है? सबसे पहले है डी ज्यूरी रिकॉग्निशन। ये फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टेट्स एग्जिस्टेंस एंड गवर्नमेंट है, यानी कि फॉर्मली जब ना आप किसी भी स्टेट की एग्जिस्टेंस और गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, तो हम कहते हैं ये डी ज्यूरी रिकॉग्निशन है। ठीक है, नेक्स्ट है डी फैक्टो रिकॉग्निशन। एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ स्टेट ऑफ और अ गवर्नमेंट दैट इज फंक्शनिंग इन प्रैक्टिस बट मे नॉट बी फॉर्मली रिकॉग्नाइज ड्यू टू इशूज़ लाइक लेजिटिमेसी एंड कंटेंस सोवरेनिटी। ठीक है, कुछ इश्यूज़ की वजह से जब स्टेट जो हैं वो दूसरी स्टेट या गवर्नमेंट को जो है ना वो एक्नॉलेज फॉर्मली नहीं करती, यानी कि ये एक्नॉलेज कर लेती है कि ये प्रैक्टिस में है लेकिन फॉर्मली नहीं करती, तो हम उसमें कहते हैं ये डी फैक्टो रिकॉग्निशन है। ठीक है, कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन। कंडीशन क्या है? स्टेट को रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए क्या कंडीशन हैं उसके लिए? ठीक है, स्टेट जो है ना उसको क्राइटेरिया ऑफ स्टेटहुड को मीट करना चाहिए। ठीक है, यानी उसके पास एक प्रॉपर जो है वो पॉपुलेशन हो, डिफाइंड टेरिटरी हो, उसके पास जो है ना गवर्नमेंट, फंक्शनिंग गवर्नमेंट हो, उसके पास
सॉवरेनिटी टू इन्वॉल्व इन अदर्स विद अदर स्टेट्स हो, ठीक है। तो ये चार चीज़ें होंगी तो ही आप किसी स्टेट को जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर रिकॉग्निशन मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा रिकॉग्निशन जो है ना वो पॉलिटिकल कंसिड्रेशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। जो स्टेट्स हैं उसके जो अडहेरेंस टू इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस हैं, जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं, ठीक है। और कुछ स्टेट्स के आपस के जो है ना बायलैटरल रिलेशंस भी होते हैं जिसकी वजह से स्टेट्स की जो रिकॉग्निशन है वो मुतासिर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन नेशनल लॉ। नेशनल लॉ के अंदर जो है ना स्टेट एंड गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन क्या है। नेशनल लॉ पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट लीगल फ्रेम्स ठीक होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स भी उनके लिए उनके पास लीगल फ्रेम जो है डिफरेंट होता है। इसमें दो अप्रोचेज है, मोनिस्टिक अप्रोच है और डुअलिस्टिक अप्रोच है। मोनिस्टिक अप्रोच जो है ना वो ये कहती है कि कुछ स्टेट्स जो है ना वो ये ऑटोमेटिकली उनके लीगल सिस्टम के अंदर वो फॉरेन स्टेट एंड गवर्नमेंट्स को उनकी अपनी फुलफिलमेंट के हवाले से वो इंटरनेशनल क्राइटेरिया के फुलफिलमेंट के हवाले से जो है ना वो यानी कि उनको अपने स्टेट लॉ को के अंदर ही उनको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। इसमें जो है ना वो ये जो इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो असल में इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डुअलिस्टिक अप्रोच। कुछ स्टेट्स जो हैं वो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन और जो स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन है उसको दो डिफरेंट चीज़ें मानते हैं, ठीक है। इसकी केस स्टडीज़ में हम रिकॉग्निशन ऑफ साउथ सूडान देख लेते हैं। फॉलोइंग इट्स डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ रिकॉग्निशन। सूडान की अगर हम रिकॉग्निशन को उठा कर देख लें तो उसमें जो है ना वो डिफरेंट फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं, इंटरनेशनल भी और पॉलिटिकल डायमेंशंस ख़ास तौर पे, ठीक है। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज इन रिकॉग्निशन, कुछ कुछ चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज का सामना है। सबसे पहले है कॉन्टेस्टेड स्टेट्स इश्यूज। कुछ जो है ना वो लेगिटिमेसी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट जब डिस्प्यूट हो, लेगिटिमेसी ऑफ स्टेट हो जो है वो डिस्प्यूटेड हो तो उसमें ना रिकॉग्निशन के अंदर जो है ना वो इश्यूज आ जाते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल है ताइवान के जो इशू है उसमें लेगिटिमेसी ऑफ स्टेट जो है वो क्वेश्चन है तो उसकी रिकॉग्निशन के अंदर जो है ना वो जब फॉर एग्जाम्पल जो है ना पैलेस्टाइन का इशू है तो उसके लिए रिकॉग्निशन के अंदर फिर डिफरेंट इश्यूज खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ रिकॉग्निशन कैन इफेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड, इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है ना वो स्टेट्स के दरमियान यानी जियोपॉलिटिकल डायनामिक जो ये इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। नॉन रिकॉग्निशन पॉलिसीज, सम स्टेट्स अडॉप्ट नॉन रिकॉग्निशन पॉलिसीज जो है ना वो कुछ स्टेट्स जो हैं वो अपना लेती हैं, वो एक दूसरे को जो है ना वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते क्योंकि वे एक दूसरे को इलीगल मानते हैं। जस्ट लाइक पैलेस्टाइन का जो स्टैंड है इसराइल के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट द रिकॉग्निशन।